This is part 2 of the chapter Silk Road, written by Nick Middleton. आपने ये इसका फर्स्ट पार्ट किया था और उसमें आपने ये जाना था कि जो निक मिडल्टन है वो एक बहुत ही फेमस ज्योग्राफर हैं ब्रिटेन के, और वो इस तरह के अपने जो ट्रैवलॉग्स हैं लिखते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने सिल्क रोड दिया है। तो सिल्क रोड जैसा आपको नाम से ही पता लगता है कि सिल्क रोड एक रोड है जिसके रास्ते सिल्क को ले जाया जाता था, उसके नाम पर ही, उसकी वजह से इसका जो नाम है वो रखा गया है सिल्क रोड। ये ईस्ट वेस्ट हाईवे है, ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये हाईवे जो है जाता है। तो इस रास्ते वो माउंट कैलाश जो है, कैलाश पर्वत की यात्रा को करना चाहते थे और उस यात्रा को कोरा यात्रा कहा जाता है। लेकिन उससे पहले वो लहासा से चले थे, पूरी जर्नी लहासा से लेकर माउंट कैलाश की थी। लेकिन इस चैप्टर में आपको जो दिया है वो राउ से लेकर दर्चन, जो माउंट कैलाश से पहले जगह है, उसकी फुट हिल्स में है, वहाँ तक की यात्रा को इसमें डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में। और जब फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था तो वहाँ पर राइटर होर टाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे और डिसअपॉइंटेड थे कि होर जो है जैसा उन्होंने सोचा था होर टाउन वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह जगह डस्ट और रॉक्स जो थे रबिश के साथ मिक्स्ड पड़े हुए थे। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात थी कि अनफॉर्चुनेट था कि इतना वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर वहाँ था, इतना फेमस लेक था वहाँ पर, लेक मानसरोवर, उसके बैंक के ऊपर, उसके एज के ऊपर ये बसा हुआ था। उसके बावजूद भी इसकी जो हालत थी वो इतना बुरा थी। तो लोगों ने होर के बारे में बहुत कुछ कह रखा था, लेकिन राइटर जो थे उससे डिसअपॉइंटेड थे। और यहीं से हमने अपना जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। द राइटर वॉज टॉकिंग अबाउट द होर टाउन एंड ही वॉज टॉकिंग दैट लेक मानसरोवर वॉज द वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। वो क्या था? मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर था। मीन्स वो पानी का सबसे ज्यादा वेनरेटेड मतलब पवित्र स्ट्रेच ऑफ वाटर था, पानी का स्रोत था। एंशंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। कि एंशंट बुद्धिस्ट और हिंदू कॉस्मोलॉजी जो है, वहाँ की जो स्टडी है इनकी रिलीजन्स की, वो पिन पॉइंट करती है कि मानसरोवर जो है वो सोर्स है। इंडिया की जो 4 ग्रेट रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, उनका सोर्स माना जाता है, वहाँ से वो निकलती हैं। और वो रिवर्स कौन सी मानी जाती हैं, कौन सी लिटरेचर में मिलता है कि इंडस है, गंजिस है, सतलज है एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो 4 फेमस जो नदियाँ हैं, ग्रेट रिवर्स हैं, इनका सोर्स माना जाता है, कि ये माना जाता है कि लेक मानसरोवर से ही ये वहाँ से निकलती हैं एक्चुअली। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, राइटर का कहना है एक्चुअली ओनली सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। जब राइटर ने इसको वहाँ जाकर जाना, होर में वो गए, तो उन्होंने जाना कि केवल जो सतलुज है वो उस लेक से निकलती है। बट द headwaters of the other all rise nearby on the planks of Mount कैलाश। कि जो दूसरी जो नदियां हैं, केवल सतलुज वहां से निकलती है, और जो दूसरी तीनों नदियां हैं उनके जो हेड वाटर्स हैं, उनके जो मेन वाटर्स हैं, जहाँ से मेन पानी का जो सोर्स है, वो कहीं पर माउंट कैलाश के जो फ्लैंक्स हैं, फुट हिल्स हैं, वहाँ से निकलता है, और वो लेक मानसरोवर से नहीं निकलता। ये राइटर ने पता किया। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. अब राइटर होर तो पहुंच ही गए थे, तो कह रहे अब मैं बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में पहुंच गया था उस ग्रेट माउंटेन के। कौन सा? माउंट कैलाश के बिल्कुल स्ट्राइकिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के डिस्टेंस में पहुंच गया था। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कि एक्साइटिंग डिस्टेंस तक पहुंच गया था, कि अब पहुंचने ही वाला था। और राइटर जो था ईगर था, ईगर मतलब वो बड़ा ही उत्सुक था, उसको एक्साइटमेंट थी कि वो फोर्ज अहेड मतलब आगे बढ़ने की उसको बड़ी जल्दी थी। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। वो होर में थे, आपको पता है कि उन्होंने राइटर जो उनका
ड्राइवर था, उसने टायर पंक्चर की शॉप के ऊपर थोड़ा देर के लिए वेट किया था और उनका गाइड भी चला गया था तो उसे वेट करना पड़ा। चेतन जो उसका टैक्सी ड्राइवर था टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी। क्यों? उसने मुझे कहा कि मैं जाऊं और कुछ चाय ले लूं इन हॉर्स ओनली कैफे, कि होर का जो टाउन का जो इकलौता कैफे था, एक ही कैफे था उसमें, उसके अंदर मैं जाऊं और वहां पर चाय ले लूं। लाइक ऑल अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट। अब ये कैफे के बारे में बता रहे कि कैफे इकलौता कैफे था, एक ही कैफे था, वो भी कैसा था कि जैसे टाउन की दूसरी बिल्डिंग थी वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था बैडली पेंटेड कंक्रीट से, बुरी तरीके से पेंट किया गया कंक्रीट था, सीमेंट वगैरह था और उस पर पेंट भी अच्छा नहीं था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज, और उसकी 3 जो विंडोज थी वो टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हैव टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। लेकिन ये जो ड्रॉट पड़ गया था, यहाँ ड्रॉट अकाल होता है, तो जब पानी की कमी हो जाती है और सारी फसलें सूख जाती हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉट। लेकिन यहाँ पे ड्रॉट का मीनिंग क्या है कि जो ड्रॉट अच्छे नज़ारों का, अच्छे सीनरी का या कुछ भी अच्छी चीज़ का जो अकाल पड़ गया था उसको कंपनसेट करने का काम, उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम क्या कर रहा था कि उन उन जो टूटी हुई खिड़कियां थी उनमें से एक में से लेक का अच्छा नज़ारा मिल रहा था, कि जो मानसरोवर लेक था उसको उन 3 टूटी हुई खिड़कियों में से एक में से बहुत अच्छे नज़ारे से देखा जा सकता था। और ये जो चीज़ थी ये थोड़ा कंपनसेट कर रही थी उस ड्रॉट को, जो हर अच्छी चीज़ का ड्रॉट और टाउन में पड़ गया था। तो राइटर जो है उसको ज़्यादा और अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो खिड़की थी उससे जो नज़ारा मिल रहा था उससे राइटर थोड़ा सा खुश हो गया, उसको थोड़ी खुशी हुई। I was served by a Chinese youth in military uniform. फिर राइटर कहते हैं कि मुझे सर्व किया गया। सर्व किया गया मतलब मुझे सर्व किया, मेरे को सर्व करने के लिए एक चाइनीज़ यूथ आया। चाइनीज़ यूथ मतलब एक चीनी लड़का आया जो चाइना से था, इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, उसने मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हु स्प्रेड द ग्रीस, उसने ग्रीस को कुछ स्प्रेड किया। ग्रीस को स्प्रेड किया मतलब आप देखेंगे ग्रीस क्या है कि जो चिकना चिकना जो चीज़ होती है, जैसे कपड़ा है, किचन वगैरह में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ खाना बनता है वहाँ पर हर चीज़ जो है थोड़ी स्लीक सी चिकनी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं उसने ग्रीस को, आपको पता है ग्रीस मशीनों में डाला जाता है ताकि मशीनें जो है स्मूथ चलें, तो उसको अराउंड माई टेबल, अराउंड ऑन माई टेबल, मेरे टेबल के अराउंड उस ग्रीस को स्प्रेड किया। जहाँ पर अनहाइजीनिक रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली वो साफ कपड़ा नहीं रखते हैं, तो वो एक गंदा सा और बड़ा ही ऑयली से कपड़े को रखते हैं और उसी से टेबल को साफ कर देते हैं। तो राइटर को ये अच्छा नहीं लगा कि उसने पहले टेबल साफ करने के नाम पर एक ग्रीस सा फैलाया मेरी टेबल पर विद ए फिल्थी रैग, क्योंकि उसके पास एक फिल्थी रैग था। फिल्थी मतलब गंदा सा डर्टी रैग था, रैग मीन्स फटा पुराना कपड़ा था जिससे उसने साफ किया। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी, इससे पहले कि वो मेरे लिए एक थर्मस, एक केटल जो थी वो चाय की और ग्लास लेकर आता, उससे पहले उसे पहले साफ किया। और लेकिन साफ कैसे किया? ऑयली कपड़े से कर दिया, उससे थोड़ा ग्रीजी हो गई टेबल। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद, चेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी कन्फाइनमेंट, चेतन ने मुझे मेरी सोलिटरी कन्फाइनमेंट से, सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जेल की सजा या अकेलेपन की सजा से, चेतन ने मुझे रिलीव किया। मीन्स चेतन आ गया वो टायर पंक्चर को रिपेयर करा के। एंड वी ड्रो पास्ट अ लॉट मोर रॉक्स एंड रबिश, और फिर हम और से जब निकले तो और भी ज़्यादा रॉक्स और रबिश थी, मीन्स और भी ज़्यादा चट्टानों के या पत्थरों के टुकड़े और रबिश कूड़े के ढेर थे। जब हम वेस्ट वर्ड्स गए, वेस्ट की तरफ गए, आउट ऑफ द टाउन, टाउन की से बाहर माउंट कैलाश की तरफ हम जब गए तो और भी ज़्यादा रबिश थी, और भी ज़्यादा रॉक्स पड़ी हुई थी, स्कैटर्ड थी वहाँ पे। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज ए स्टार कंट्रास्ट टू, मेरा जो एक्सपीरियंस था होर में वो एक स्टार कंट्रास्ट में था। स्टार कंट्रास्ट मतलब बिल्कुल
कंट्रास्ट में था टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स। जो अर्लियर ट्रैवलर्स थे, जो पहले के यात्री थे, उनसे बिल्कुल कंट्रास्ट में था, अपोजिट था। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अपोजिट रहा। और मैं जो पहले के ट्रैवलर्स ने अकाउंट्स कर रखे थे, अपने एक्सपीरियंसेस को बता रखा था, उनको एक्सप्लेन कर रखा था। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, जो उनके लेक मानसरोवर से पहले एनकाउंटर हुए थे, पहली बार जब उन्होंने लेक मानसरोवर को फेस किया था, तो उनके जो एक्सपीरियंस थे उनसे मेरा जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल कंट्रास्ट में था, अपोजिट था। अब राइटर बताएंगे कि कौन कौन से जो ट्रैवलर्स थे उनके वो एक्सपीरियंस को पढ़ चुके थे और उन्होंने क्या क्या कहा था। तो फर्स्ट थे एकाई क्वागची। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अर्लियर ट्रैवलर्स के क्या एक्सपीरियंस थे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किन ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंस की बात जो राइटर हैं वो कर रहे हैं। अकाई क्वागची, ए जापानीज मॉन्क who had arrived there in 1900, कि पहले जो ट्रैवलर थे वो थे अकाई क्वागची। वो एक जापानीज मोंक थे, जापान के, वो एक साधु थे कोई, who had arrived there in 1900, वो वहाँ पर 1900 में आए थे। and he was so moved by the sanctity of the lake, और वो इस लेक की सैंक्टिटी के द्वारा, इसकी प्योरिटी के द्वारा, इसकी पवित्रता के द्वारा इतने मूव हो गए थे, मूव मतलब इतने ओवरवेल्म हो गए थे, that he burst into tears, कि उनके आंसू निकल आए थे। मीन्स वो इतने भावुक हो गए थे कि उनके आंसू निकल आए थे, इतने सेंटिमेंटल हो गए थे। फिर उसके बाद मीन्स आप ये देखो कि वो इतने ज़्यादा उससे इम्प्रेस हुए थे कि खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए थे। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, कि कुछ कपल ऑफ ईयर्स मीन्स लगभग 2 साल बाद, यानी कि 1902 में ये जो पवित्र पानी था इसका सिमिलर इफेक्ट हुआ था एक और ट्रैवलर के ऊपर, जो थे स्वेन हैडन, या स्वीडी, जो एक स्वीडी थे, स्वीडन से थे, who wasn't prone to sentimental outburst। हालांकि उनको वो इतने प्रोन नहीं थे, इतने आदी नहीं थे कि वो सेंटिमेंटल होकर आउटबर्स्ट कर सकें। आउटबर्स्ट मतलब अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकाल सकें। मीन्स पहले वाले जो ट्रैवलर थे वो भावुक हो गए थे कि आंसू उन्होंने अपने शो कर दिए थे। हालांकि ये जो स्वीडी थे, ये इनके ऊपर इम्पैक्ट इतना ही पड़ा था, लेकिन इनको इस तरह से सेंटिमेंटल होने की आदत नहीं थी और वो इसको शो नहीं कर पाते थे अपने सेंटिमेंट्स को। लेकिन उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया है उनके ऊपर भी इसका इतना ही ज़्यादा इफेक्ट था, लेकिन राइटर के ऊपर इसका कभी भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। बल्कि राइटर जो थे वो तो डिसअपॉइंटेड थे कि ऐसी जगह पर, इस टाउन के होते हुए भी, मानसरोवर लेक के किनारे होते हुए भी, ऐसा जो जगह है और इसका इतना गंदा होना जो है वो सही नहीं था। तो इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन, कि तब जब हम दोबारा से निकले तो अंधेरा हो गया था। जब वो होड़ से दोबारा निकले तो अंधेरा हो चुका था। एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस, और 10:30 बजे के बाद हम एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके। देखिए, जब आपके में कंप्रीहेंशन आती है तो आप ये बता सकते हैं कि वी कौन है, यहाँ पर कौन 2 लोग चल रहे हैं गाड़ी में। आपको कल फर्स्ट पार्ट से याद होगा कि वी कौन है, एक तो राइटर है और एक उनके ड्राइवर हैं। तो हम एक गेस्ट हाउस के बाहर रुके जो दर्चन में था। मीन्स राइटर जो है दर्चन पहुंच गए। फॉर what turned out to be another trouble night, क्योंकि ये जो थी ये एक और ट्रबल नाइट होने वाली थी, एक और ये मुसीबत भरी रात होने वाली थी राइटर के लिए। क्यों होने वाली थी? क्योंकि दर्चन में जब गेस्ट हाउस के पास रुके तो राइटर को पता था, इससे पहले भी जब राइटर ने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने बताया है कि उन्हें रात को ऐसी जगह पर जो सी लेवल से काफ़ी ऊपर है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती थी और नॉर्मली जो है उनका कोल्ड शुरू हो जाता था। तो उन्हें पता था कि ये जो रात है ये भी उनकी ट्रबल्ड नाइट होने जा रही थी। क्या है कि किकिंग around in the open air rubbish dump,
that passed the town of Hor had set off my cold once more. कि जब टाउन में इधर उधर घूम रहे थे, रबिश, ओपन रबिश जहाँ पर पड़ा हुआ था, उनके डंप्स बने हुए थे, ढेर लगे हुए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जिसमें से वो होर टाउन को पास करते करते गुजरे थे, उसकी वजह से राइटर का जो कोल्ड था एक बार फिर से सेट ऑफ हो गया था. सेट ऑफ मतलब फिर से चालू हो गया था. कोल्ड मतलब उनको फिर से ठंड लग गई थी, या यूँ लगा लो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. Though if truth be told, it had never quite disappeared. अब राइटर कह रहे हैं अगर मैं सच्चाई बताऊं तो ये कभी गई तो थी ही नहीं. ये जो मेरी दिक्कत थी ये गई नहीं थी. जब से मेरी जर्नी शुरू हुई थी ये दिक्कत चल ही रही थी. चाहे मैंने विद माई हर्बल टी, चाहे मैंने अपनी हर्बल टी भी ली हो, ये दिक्कत मेरी कभी नहीं गई. वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड, कि मेरा जो नोस्ट्रिल था उनमें से एक ब्लॉक हो गया था, वो रुक गया था. एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा, आई वॉजंट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशिएंट ऑक्सीजन. कि मेरे को क्या कन्विंस हो गया था, मेरे को क्या यकीन हो गया था कि जो दूसरे वाली है वो मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगी, मुझे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये मुझे पता लग. I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. कि मुझे ये नहीं कन्विंस था कि दूसरा जो पार्ट है वो मेरे को सफिशिएंट ऑक्सीजन दे देगा. इस क्या होता है कि जब नाक बंद होते हैं तो यूं लगता है कि शायद सांस जो है आगे नहीं आएगा. माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर्स. फिर मेरी वॉच ने मुझे बताया, मीन्स राइटर ने वॉच में नोट किया कि राइटर जो था 4760 मीटर की ऊंचाई पर था सी लेवल से. वो अल्टीट्यूड मापने के लिए उसके पास वॉच थी. इट वॉजंट मच हायर देन राउ, कि इससे पहले जब राउ में ठहरे थे राइटर तो ये राउ से बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था, कि वहाँ से उसे ऊंचाई का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया. एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स, और वहाँ भी मुझे कई बार ऑक्सीजन के लिए गैस्प करना पड़ रहा था, हाँफ रहा था मैं ऑक्सीजन को पाने के लिए या सांस को पाने के लिए. एवरी नाइट, हर रात, जिस रात भी वो रुका. आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस, और मैं अब तो अकस्टम्ड हो गया था. अकस्टम्ड मतलब इन चीज़ों का आदी हो गया था, यूज टू हो गया था. ये जो नॉक्टर्नल मतलब जो ये नाइटली डिस्टर्बेंसेस होती थी, जब रात को उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी, तकलीफ होती थी, उसको प्रॉब्लम होती थी, तो इस रात की जो प्रॉब्लम्स थी उसका वो यूज टू हो गया था बाय नाउ अब तक. बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन फिर भी राइटर को अब डर तो लगता ही था. टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ. फिर राइटर को लगा थक गया, वो सांस नहीं ले पा रहा था और भूखा भी हो गया था. तो मैंने क्या किया, राइटर कह रहे कि मैं स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, मैंने मुंह से ही सांस लेना शुरू कर दिया. आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर. फिर जब मुंह से भी दिक्कत होने लगी कुछ देर बाद मैंने स्विच किया मतलब चेंज किया सिंगल नॉस्ट्रिल पावर को. सिंगल मतलब एक नाक से, एक नथुने से ही सांस लेने की कोशिश की. विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, जो मुझे लग रहा था कि पर्याप्त ऑक्सीजन जो था वो एडमिट कर रहा है, ले रहा है, उसमें से पर्याप्त ऑक्सीजन आ रही थी. बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे ही फिर मैं ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स फिर से मैं उगने लगा था, मुझे नींद आने लगी थी. आई वॉज डोजिंग ऑफ, आई वॉक अप एब्रप्टली. फिर मैं एब्रप्टली मतलब अचानक से ही जाग गया. समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत था. माई चेस्ट फेल्ट, मेरी चेस्ट जो है उसने ऐसा महसूस किया, स्ट्रेंजली हैवी, कि मेरी जो चेस्ट थी वो काफ़ी हैवी फील कर रही थी, मतलब मुझे अपनी छाती में काफ़ी भारीपन लग रहा था. एंड आई सैट अप, और मैं बैठ गया. अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेज, और उस मूवमेंट की वजह से मेरा जो नेजल पैसेज था वो रुक गया. ऑलमोस्ट इन इंस्टेंट, नेजल पैसेज खुल गया, क्लियर हो गया, मतलब नाक का रास्ता खुल गया ऐसा लगा बैठने से. एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट,
और मेरी जो चेस्ट में जो फीलिंग हो रही थी, भारीपन लग रहा था, उससे थोड़ी राहत मिल गई बैठने से। कि लेटा तो उसकी चेस्ट उसे हैवी फील हो रही थी। क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा बड़ी अजीब बात है, क्यूरियस है कि ये कैसे हो गया। आई ले बैक अगेन डाउन एंड ट्राइड अगेन, कि फिर मैं दोबारा लेटा, सेम रिजल्ट, एक ऐसा ही रिजल्ट था, सेम रिजल्ट था। मीन्स जब वो लेटता था तो उसके जो नॉस्ट्रिल्स थे वो बंद हो जाते थे, जब राइटर उठता है तो फिर से उसके जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो खुल जाते थे। तो इस तरह चलता रहा, सेम रिजल्ट। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड, कि मैं लैंड ऑफ नॉड में डिसअपियर होने ही वाला था। नॉड मतलब जो ऊँगने की जो जमीन है वहां पर पहुंचने ही वाला था, यानी कि सोने ही वाला था राइटर, कि ही वॉज अबाउट टू स्लीप when something told me not to, तब किसी चीज ने मुझे कहा कि मत सो, ऐसा ना करने को कहा। कि मेरे को नींद आने ही वाली थी, कि मैं उस लैंड में जो नींद की दुनिया है उसमें खोने ही वाला था, डिसअपियर होने ही वाला था, कि कोई चीज मुझे कह रही थी कि ऐसा मत करो। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस अगेन, कि ये जरूर वो इमरजेंसी में जो होती है ना, जब किसी को इस तरह की सांस में दिक्कत होती है, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जरूर ये वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होंगे, मतलब वही एकदम से जो फीलिंग आती है, जरूर ये वही है जो इमरजेंसी वाली पोजीशन में होती है। बट दिस वाज नॉट द सेम एज ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस पहले के जो ओकेजन्स होते हैं, मौके होते हैं जब मुझे ऐसी दिक्कतें हुई हैं, उनसे सेम नहीं था, उनसे कुछ तो अलग था। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इस बार दिक्कत ये थी, मैं सांस लेने के लिए हाँफ नहीं रहा था। सांस लेने की मुझे बहुत इतनी दिक्कत नहीं थी जितना आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू स्लीप, जितना कि मुझे सोने की परमिशन नहीं मिल रही थी, यानी कि मैं सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, कि एक बार फिर से बैठने से फिर मैंने तुरंत ही इमीडिएटली बेटर फील किया, मुझे फिर अच्छा लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, कि मैं जो है फ्रीली अब ब्रीथ कर पा रहा था, सांस ले पा रहा था बैठने से। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी चेस्ट जो थी वो फाइन महसूस कर रही थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, लेकिन जैसे ही मैं फिर से ले डाउन लेटा, माई साइनसिस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, कि मेरी जो साइनसिस थी वो फिर से ब्लॉक हो गई और मेरी जो चेस्ट थी वो ऑड हो गई, मीन्स अजीब उसे फील हुआ। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने एक और कोशिश की कि मैंने प्रॉप किया, अपने आप को खड़ा किया अपराइट, सीधा, अगेंस्ट द वॉल, दीवार का सहारा लेकर मैंने अपने आप को खड़ा बैठकर ही सहारा लेकर सोने की कोशिश की। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन अब मैं इतना रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, इतना आराम मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ड्रॉप ऑफ हो जाऊं, मुझे नींद आ जाए। तो देखिए, नींद आने के लिए भी कितने सारे वर्ड्स इसमें आए हैं। नॉड वर्ड आया है, ड्रिफ्टिंग ऑफ आया है, ड्रॉप ऑफ आया है। तो ये सारे क्या है कि नींद आ जाए, रिलैक्स होके लेट जाऊं, ऐसा राइटर के साथ नहीं हो पा रहा था। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, अब राइटर कह रहे हैं मुझे रीजन नहीं पता लग रहा था इसका, कि कारण क्या था, कि मैं उस कारण जगह पर अपनी उंगली नहीं रख पा रहा था, यानी कि जगह उस रीजन का पता नहीं लगा पा रहा था कि क्या कारण है। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे डर लग रहा था सोने से। अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी, एक छोटी सी आवाज थी मेरे अंदर, बहुत छोटी सी आवाज थी, दैट वाज सेइंग दैट इफ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं हो सकता है दोबारा ना जाग पाऊं, कि कोई चीज मुझे कहती है कि अगर मैं सो गया तो हमेशा के लिए सो जाऊंगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसलिए मैं सारी रात अवेक रहा, अवेक मतलब जागता रहा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों की, रात को दर्शन में राइटर के साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये जो सारा वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको आप खुद भी एक्सप्लेन करोगे। Chetan took me to Darshan Medical College the following
मॉर्निंग। फिर क्या हुआ, जो चेतन था वो मुझे फॉलोइंग मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह वो दर्शन के मेडिकल कॉलेज में ले गया, हॉस्पिटल ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट दर्शन वॉज न्यू, कि दर्शन में जो मेडिकल कॉलेज था वो नया था। एंड लुक लाइक ए मोनेस्ट्री, और एक मोनेस्ट्री जैसा दिखता था। मोनेस्ट्री क्या होती है कि एक चर्च वगैरह जैसा, या एक बौद्ध मोनेस्ट्री जैसा दिखता था, मठ जैसा दिखता था। फ्रॉम द बाहर से डिजाइन था वो इस तरीके का बनाया होगा, कैसा, विद अ वेरी सॉलिड डोर, जिसका एक बड़ा सा सॉलिड सा दरवाजा था। दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, और जहां से एक बड़े से आंगन में पहुंचा जा सकता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, हमें वहां पर कंसल्टिंग रूम मिल गया। कंसल्टिंग रूम मतलब जहां पर ओपीडी होती है, जहाँ डॉक्टर जो है अपनी जो कंसल्टेशन है वो करते हैं, तो वो मिल गया। विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो अंधेरा था और ठंडा था। एंड ऑक्यूपाइड बाय ए तिब्बतन डॉक्टर, और उसमें एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था, मीन्स उस रूम को ऑक्यूपाई एक तिब्बती डॉक्टर ने कर रखा था। हु वोर नन ऑफ द, और वो डॉक्टर कैसा था बता रहे, हु वोर, जिसने पहना हुआ था, नन ऑफ द पैराफर्नेलिया, कि उसने कोई ऐसा पैराफर्नेलिया नहीं पहना हुआ था। पैराफर्नेलिया होता है कि किसी भी काम से रिलेटेड, किसी भी करियर से रिलेटेड जो भी साजो सामान होता है, जैसे डॉक्टर है वो वाइट कोट डाले गए, तो इस तरीके से जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो कोई भी एक्सेसरीज होती हैं, तो उस सारी चीज़ों को बोलते हैं पैराफर्नेलिया। तो ऐसा डॉक्टर जैसा उसका कुछ भी वो रूप रंग या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी अपीयरेंस नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई भी पैराफर्नेलिया नहीं पहना रहा था। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डॉक्टर पहनते हैं। और अब वो डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या उसने एक्सपेक्ट किया था। नो वाइट कोट, ना तो उन्होंने वाइट कोट पहना हुआ था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, वो किसी दूसरे तिब्बती जैसा ही दिख रहा था, जैसे आम तिब्बती लोग थे वैसा ही दिख रहा था। विद अ थिक पुलोवर, उसने एक मोटा सा पुलोवर पहना हुआ था, पुलोवर मतलब स्वेटर पहना हुआ था। एंड ए वूली हैट, और एक वूली हैट पहना हुआ था। वूली मतलब ऊन का बना हुई टोपी पहनी हुई थी। मैंने एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, और जब मैंने एक्सप्लेन किए अपने स्लीपलेस सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब जो सिम्बल्स थे, जो साइन थे या जो चिन्ह थे स्लीप ना आने के, जो मेरे लक्षण थे, वो मैंने जब एक्सप्लेन किए, बताए। एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और लेटने से मेरा जो एवर्जन था, एवर्जन मतलब जो मुझे नफरत हो गई थी या मुझे लेटने से डर लग रहा था, तो वो जब मैंने एक्सप्लेन किया अ फ्यू क्वेश्चंस, तो उनसे उन्होंने मेरे से कुछ एक सवाल पूछे। वाइल फीलिंग द वीन्स इन माई रिस्ट, जबकि उन्होंने मेरी जो कलाई थी उसकी जो वीन्स थी, नसें थी, उनको फील किया। ही मीन्स उन्होंने चेकअप किया और कुछ एक सवाल राइटर से पूछे। इट्स कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू चेतन, फिर उसने डॉक्टर ने चेतन के थ्रू मुझे बताया कि ये कोल्ड है, कि तुम्हें ठंड लगी हुई है। चेतन के थ्रू बताने का मतलब वो तिब्बती लैंग्वेज में बात कर रहा होगा, तो राइटर को चेतन ने ही समझाया होगा। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड, कि कोल्ड थे और ऑल्टीट्यूड का भी इफेक्ट था, मीन्स ऊंचाई का भी प्रभाव था। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दे देता हूँ। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the कोरा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो ऐसा सोचते हैं कि मैं रिकवर कर जाऊंगा, इतना ठीक हो जाऊंगा कि मैं कोरा यात्रा को कर सकूंगा, इस लायक हो सकूंगा। ओ यस, ही सेड यू विल बी फाइन, वो बोले कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से राइटर जो था वहां से आ गए दवाई लेकर। I asked him, यहाँ I walked out of the medical college, मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया, क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप, एक ब्राउन एनवेलप को लेकर, एक ब्राउन
लिफाफे को लेकर जो उन्होंने दवाइयाँ दी होंगी, क्लचिंग मीन्स उसको होल्डिंग ए ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, जिसमें पेपर की 15 स्क्रूज थी। स्क्रूज मतलब छोटी छोटी पुड़िया बनाई हुई थी, पैकेट्स बनाए हुए थे। तो उस एनवेलप में छोटे छोटे 15 इस तरह के पैकेट्स थे। आई हैड ए 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन। तो उन्होंने मुझे 5 दिन का कोर्स दिया था उस तिब्बती मेडिसिन का, विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो मैंने बिल्कुल उसी टाइम शुरुआत कर दी थी। आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज। मैंने एक ब्रेकफास्ट के बाद लेने वाला पैकेज खोला, वो पुड़िया को ली, एंड फाउंड इट कंटेन्ड ए ब्राउन पाउडर। और मैंने पाया कि उस पुड़िया के अंदर एक्चुअली था क्या कि एक ब्राउन सा पाउडर था, एक ब्राउन सा पाउडर सा चूरा सा था, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसको कि मुझे गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक चिनामन, कि ये बिल्कुल दालचीनी जैसा टेस्ट था इसका जब मैंने खाया। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल। लेकिन जो लंच टाइम और बेड टाइम पर जो वो पैकेजेस थे, जो स्क्रूज थी पेपर की, उनके जो कंटेंट्स थे, उनमें जो सामान था या जो भी चीज़ थी वो लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, कि उनकी जो आइडेंटिटी बताना वो लेस ऑब्वियस था, वो कम क्लियर था। ऑब्वियसली मतलब क्लियरली हम उसको आइडेंटिफाई पहचान नहीं सकते थे। जैसे मॉर्निंग वाले पैकेज में हमें पता लग गया कि उसमें दालचीनी जैसा था, तो बेड टाइम यानी कि शाम के टाइम की और जो लंच टाइम के जो पैकेजेस थे उनको पहचानना काफ़ी मुश्किल था। वो राइटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उनमें क्या था। बोथ कंटेन स्मॉल स्फीरिकल ब्राउन पैलेट्स, कि दोनों के दोनों में क्या थी, छोटी छोटी स्फीरिकल, स्फीरिकल मतलब गोलाकार ब्राउन कलर की पैलेट्स थी। पैलेट्स मतलब गोलियां थी। दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग। अब राइटर को ये सस्पिशन हुआ, थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं वो शीप डंग हो, शीप मतलब भेड़ों का गोबर हो, क्या उस जैसी तो नहीं थी, उनका जो वेस्ट था उसके जैसी तो नहीं थी। राइटर को एक बार तो उनकी जो शेप देखकर ऐसा ही लगा, बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, कह रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें लिया नहीं, वो बेशक उस शेप की बनी हुई थी लेकिन मैंने उन्हें लिया, मुझे डॉक्टर पर भरोसा था। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, और उस रात को मेरा पहले दिन का पूरा पहला कोर्स होने के बाद, कोर्स कौन सा, दवाइयों का जो पूरा कोर्स होने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बड़ी ही साउंडली सोया। बड़ा ही साउंडली सोने का मतलब बड़े ही चैन से सोया। लाइक अ लॉग नॉट ए डेड मैन, एक लॉग की तरह, एक लकड़ी के बड़े से लट्ठे की तरह, मीन्स बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरह, डेड मैन की तरह नहीं सोया, कि चैन से सोया। लेकिन अब ये नहीं था कि मुझे डर लग रहा हो कि मुझे मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। मीन्स मैं बड़े चैन से सोया। Once he saw that I was going to live, शेतन left me, कि एक बार जब शेतन ने ये देख लिया कि मैं जीने जा रहा हूँ, मीन्स वो देख लिया कि मैं ठीक ठाक हो गया, शेतन मुझे छोड़ गया टू रिटर्न टू लासा, क्योंकि उसको लासा वापस जाना था, क्योंकि दर्चन तक ही वो राइटर को छोड़ने के लिए आया हुआ था। वो टैक्सी ड्राइवर था, तो वो तब तक रुका जब तक उसने देखा कि राइटर की जो तबीयत है वो ठीक नहीं होती, और जब उसने देख लिया कि राइटर अच्छा खासा जिंदा रहने वाला है, वो चला गया। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, और जाते हुए जैसे बौद्ध लोग होते हैं कि वो किसी भी चीज़ से, दुनियादारी की चीज़ों से बिल्कुल परे की बातें करते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो एक बौद्ध की तरह ही उसने मुझे बताया, किसने, शेतन ने। ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे, कि वो जानता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं गुजर गया, अगर मैं मर भी गया तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसके बिजनेस के लिए ये काफ़ी घाटे वाला होने वाला था अगर इस तरह का घूमने वाला आदमी कोई मर जाए। ऑफ कोर्स वो मजाक ही कर रहा था, वो लेकिन मजाक में कह रहा था
कि इसलिए रुका हूं मैं कि मुझे तुम्हारे मरने या ना मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम मर गए तो मेरा जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बौद्ध लोग दुनियादारी से बचे हुए होते हैं उनकी तरह उसने बातें की। दर्शन डिडंट लुक, अब वहां से चेतन जो था उसको छोड़कर चला गया। दर्शन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, कि रात की अच्छी नींद होने के बाद दर्शन इतना हॉरिबल नहीं लगा। जैसे हॉरिबल लगा था उसे, और दर्शन में ही आते ही हॉरिबल लग रहा था। हॉरिबल मतलब भयानक, फियरफुल लग रहा था, ऐसा दर्शन में नहीं लगा। इट वॉज स्टिल डस्टी, हालांकि वहां अभी भी डस्ट थी, और ये एरिया डस्टी था। पार्शली डेरेलिक्ट, और पार्शली मतलब कुछ हद तक डेरेलिक्ट था। डेरेलिक्ट का मतलब बड़ा ही एकांत था, निर्जन सा था। एंड पंक्चर्ड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, और अभी भी वहां पर रबल और रिफ्यूज मतलब कूड़े के हीप्स लगे हुए थे, वहां अभी भी कूड़ा था। बट द सन शोन ब्रिलियंटली, लेकिन सूरज जो था बहुत ही ब्रिलियंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रहा था। इन अ क्लियर ब्लू स्काई, एक बिल्कुल साफ स्वच्छ आसमान, नीले आसमान के अंदर। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालयाज, और जब मैंने साउथ की तरफ प्लेन एरिया जो थे वहां से पार मैंने एक दृष्टि डाली, तो मेरा जो विजन था वो हिमालयाज की तरफ गया, यानी कि मुझे हिमालय का नज़ारा दिखाई दिया। कमेंडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंदाता, और जिसमें एक बड़ी सी और बर्फ से, स्नो कैप बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिखाई दे रही थी, जिसका नाम था गुरला मंदाता। तो यहाँ पर हिमालय का अच्छा नज़ारा दिखाई दिया। विथ जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और ये जो पहाड़ था इसके ऊपर एक बादल का छोटा सा जो विस्तार टुकड़ा था वो इसकी समिट, इसकी चोटी के ऊपर फैला हुआ था। तो इस तरीके से उसने जब देखा साउथ की तरफ तो काफी अच्छा लैंडस्केप जो था वो हिमालयास का राइटर को दिखाई दिया। द टाउन हैड ए कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, की जो टाउन थी उसमें कुछ जनरल स्टोर्स की दुकानें थी। रुडिमेंट्री का मतलब होता है एक कपल ऑफ रुडिमेंट्री जनरल स्टोर। इस टाउन में कुछ एक रुडिमेंट्री जनरल स्टोर्स थे। रुडिमेंट्री मतलब जो आम रोजमर्रा की जो ज़रूरत की फंडामेंटल जो चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको रखते हैं। तो एक कपल ऑफ मतलब एक दो वहाँ जनरल स्टोर्स थे। सेलिंग चाइनीज सिगरेट, जो चाइनीज सिगरेट जो थे वो बेच रहे थे, सोप बेच रहे थे, एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, और भी दूसरी बेसिक प्रोविजंस की सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो बेच रहे थे। एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और उसके साथ जो प्रेयर फ्लैग्स थे वो जो यूजुअल उनकी लाइनें लगी हुई थी वहाँ पर, वो भी वहाँ पर सेल किए जा रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, और उनमें से एक के सामने कुछ लोग इकट्ठा थे एक पूल का गेम खेलने के लिए। द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस, जो वो बैटर टेबल थी, जो टूटी फूटी टेबल थी, पूल की जो टेबल थी पूल का गेम खेलने के लिए। तो पूल आपको पता है एक टेबल पे खेला जाता है, स्नूकर पूल टाइप ये जो गेम होते हैं। तो वो जो टेबल थी टूटी फूटी थी और वो सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी। इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल लग रही थी, उसका कोई भी ऐसा तालमेल नहीं बैठ रहा था, उसका कोई लिंक नहीं लग रहा था। इन द ओपन एयर, खुली हवा में वो बड़ी ही टूटी फूटी टेरी जो टेबल थी वो बड़ी अजीब लग रही थी। वाइल नियर बाय वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक, जबकि पास ही औरतें जो थी अपने लंबे बालों को धो रही थी। किसमें धो रही थी? जो एक नैरो सा ब्रूक था, नैरो मतलब एक बहुत ही भीड़ा सा छोटा सा ब्रूक था, झरना था, उसके आइसी वाटर में, उसके बिल्कुल ठंडे बर्फ जैसे ठंडे पानी में अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी। ये भी राइटर ने देखा। दैट बैबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, और जो ब्रूक जो था उनके गेस्ट हाउस के पास से बैबल करता हुआ, बैबल मीन आवाज करता हुआ, पानी की आवाज होती है वो आवाज करता हुआ बह रहा था। और वहीं उसी ठंडे पानी में कुछ औरतें अपने बालों को धो रही थी, ये राइटर ने फील किया। और वो पूल की टेबल जो थी इतने अच्छे सीनिक
जगह पर बड़ी ही इनकॉन्ग्रुअस लग रही थी। दर्शन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड। दर्शन जो था काफी रिलैक्स रिलीव लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था, आराम भरा लग रहा था, और अनहरिड लग रहा था। मीन्स कोई जल्दबाजी वहां पर नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा चहल पहलवा नहीं थी। बट फॉर मी इट केम मी दे सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था। ये बहुत ही जरूरी कमी थी, लिमिटेशन थी मेरे लिए, कि वहां पर चहल पहल ज्यादा ना होना, ज्यादा जल्दबाजी ना होना। वहां ये जो चीज थी ये मेरे लिए ड्रॉबैक थी। और ये क्यों था? देयर वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि वहां कोई पिलग्रिम्स ही नहीं थे। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री, जो रिलीजियस ट्रैवलर्स थे, वो वहां कोई भी नहीं आया था। तो आप समझ गए होंगे क्यों ड्रॉबैक था राइटर के लिए ये, क्योंकि वो अकेले कोरा को नहीं कर सकते थे। तो ये राइटर के लिए ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन थी। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. कि मुझे किसी ने बता रखा था कि जब पिलग्रिमेज सीजन जो होता है, कि जब यात्रा का बिल्कुल पीक सीजन चल रहा होता है, उसकी जो हाइट होती है, बिल्कुल चरम सीमा होती है, तो जो टाउन, ये जो दर्शन टाउन है, ये विजिटर्स से बिल्कुल बसल करता है। बसल मतलब बिल्कुल इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है। मैनी ब्रोट देयर ओन अकोमोडेशन। कुछ लोग तो अपना अकोमोडेशन ही लेकर आते हैं, अपने टेंट वगैरह रहने का पूरा सामान ले आते हैं। एनलार्जिंग द सेटलमेंट, और वो इस सेटलमेंट को ही एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। मीन्स शहर के पास ही अपने टेंट्स वगैरह लगा देते हैं, और जिससे ये पूरा जो टाउन की जो बस्ती है वो बढ़ जाती है। राउंड इट्स एजेस, इसके जो किनारे किनारे हैं बाहर की तरफ वो टेंट्स लग जाते हैं, और जिससे सेटलमेंट जो है बड़ी हो जाती है। एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल्ड डाउन ऑन द प्लेन। देखो यही कहा है कि जैसे ही वो अपने टेंट्स को गाड़ देते हैं, और जो ये सारा प्लेन एरिया है उसमें स्पिल कर जाते हैं, फैल जाते हैं। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। और इसीलिए राइटर ने ये प्लानिंग की थी कि वो अपना जो अराइवल है, यहाँ आने का जो टाइम है, उसको ऐसे सेट करेगा कि वो सीजन के बिल्कुल बिगिनिंग में हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो। ये तो राइटर जो है प्लान करके आए थे। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। अब राइटर को लग रहा था कि ये तो प्लानिंग कर ली कि अर्ली आना चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था कि कोई आया ही नहीं था। कोई तो हो जिसके साथ वो अपनी जर्नी की शुरुआत करे। In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties. अब ये कह रहे हैं मेरे पास अपने बचाव की वजह भी थी कि ये मेरे लिए इजी नहीं था, कि जो मेरे स्लीपिंग डिफिकल्टीज चल रही थी, मुझे सोने में दिक्कतें आती थी, उसकी वजह से ये मेरे लिए इजी भी नहीं था। बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट, कि मेरे पास जो और ऑप्शन थे वो थे ही नहीं मेरे पास अकेले जाने के। लेकिन हालांकि फिर भी मैंने अपने ऑप्शंस के बारे में सोचा। आई कुड ओनली वेट, कि मैं केवल वेट कर सकता था कि कोई और आ जाएगा, तब तक मुझे वेट करना था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, कि हालांकि जो पिलग्रिमेज का जो ट्रेल था, रास्ता था, जो कच्चा रास्ता था जो तीर्थ यात्रा का, वो वेल ट्रोडन, अच्छे से लोग उस पर जाते रहते थे। इस अच्छा खासा रास्ता था, हर साल लोग जाते थे। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मैं इसको अकेला करने का साहस नहीं कर सकता। फैंसी मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मैं इसको अकेला करूंगा। कि रास्ता तो ठीक था, क्योंकि लोग जो थे उस पर आते जाते रहते थे, लेकिन मैं इसको अकेला करने का साहस नहीं कर सकता था। तो कोरा वॉज सीजनल, और उसकी वजह क्या थी कि कोरा यात्रा जो थी सीजनल थी, एक सीजन में ही होती थी, मौसम के अकॉर्डिंग होती थी। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू ब्लॉकेज, क्योंकि जो रूट के जो पार्ट्स थे, इस रास्ते के जो कुछ पार्ट्स थे वो लायबल थे, वो पॉसिबल थे कि उनमें ब्लॉकेज हो स्नो के द्वारा। मीन्स वो बर्फ के द्वारा रुके हुए हो, ऐसी संभावना थी वहां पर। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि स्नो जो था वो क्लियर हुआ था या नहीं, कि बर्फ उस रास्ते से हटी थी या नहीं। राइटर को कोई आइडिया नहीं था। But I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Durchan's brook. लेकिन मुझे उससे भी कोई एनकरेजमेंट नहीं मिल रही थी
कि जो डर्टी आइस के जो चंक्स थे, गुच्छे से थे जो, वो अभी भी क्लंग थे, अभी भी लटके हुए थे, हैंग थे दर्चन के जो ब्रूक था, दर्चन का जो झरना था जिसमें राइटर ने देखा था ठंडा पानी है, उसके किनारों पर अभी भी बर्फ के गुच्छे से बने हुए थे। तो इससे एनकरेज भी हो पा रहा था, वो डिस्करेज हो रहा था कि यहाँ पर अगर आइस जो है अभी भी है तो रास्ते में भी हो सकती है। सिंस शेतन हैड लेफ्ट, और क्योंकि अब शेतन भी चला गया था जिसको इंग्लिश आती थी, वही समझा सकता था। आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन दर्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और ये और भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दर्चन में राइटर का सामना, कम अक्रॉस, उसका जो सामना था वो किसी एनीवन, किसी एक ऐसे आदमी से नहीं हुआ था जो इतनी इनफ, इतनी सफिशिएंट इंग्लिश जानता हो कि इस बेसिक से सवाल का जवाब वो दे सके। Until that is I met नोरबू। अब ये कह रहा है ये जो दैट इज मीन्स ये सिचुएशन तब तक रही जब तक मैं नोरबू से मिला। ये मेरी जो प्रॉब्लम थी तभी तक थी जब तक मैं नोरबू से मिला। नोरबू ने आकर मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी। अब वो कहाँ मिला नोरबू से, इसको डिस्क्राइब करेगा। और आपके भी क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द राइटर्स मीटिंग विद नोरबू, तो उसके लिए आपको ये अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। द कैफे वॉज स्मॉल, कैफे छोटा था, वो दर्शन के कैफे में बैठा हुआ था। डार्क एंड कैवर्नस, कि ये जो कैफे था ये छोटा था, अंधेरा था इसमें, और कैवर्नस था, कैवर्नस मतलब केव जैसा था, गुफानुमा था, विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव, जिसमें एक बड़ा सा मेटल का चूल्हा था, दैट रैन डाउन द मिडल, जो बिल्कुल बीच में था। द वॉल्स एंड द सीलिंग वर रीच्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर, जो दीवारें थी और छत थी वो मल्टी कलर की शीट्स में गुथी हुई थी, मीन्स उन पर शीट जो थी वो लगाई हुई थी मल्टी कलर की, अलग अलग कलर्स की, उनके डिजाइन जो थे वो बनाए हुए थे। प्लास्टिक की, और वो प्लास्टिक की बनी हुई थी शीट्स ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी। और किस टाइप की शीट्स थी वो? स्ट्रिप्ड थी, धारियों वाली थी। ब्रॉड ब्लू रेड एंड व्हाइट, और कैसी थी? ब्रॉड ब्लू थी, रेड थी, व्हाइट थी। दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स, जिनसे कि मजबूत से वॉल्यूमिनस, वॉल्यूम वाले मीन्स अच्छा सामान जिनमें आ जाए, ऐसे शॉपिंग बैग जिनसे बनाए जाते हैं। सोल्ड ओवर चाइना, जिनको कि पूरे चाइना में बेचा जाता है। ऐसी प्लास्टिक की शीट्स की जिनसे बैग बनाए जाते हैं, उनसे वहां पर दीवारों के ऊपर डिजाइन बनाया था। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। और ये जो शॉपिंग बैग्स हैं ये चाइना में ही नहीं, एशिया और यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह के बैग्स बनाए जाते हैं। एज सच प्लास्टिक must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today। और अगर इस तरीके से माने तो प्लास्टिक जो है चाइना का सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा जो सफल हुआ है ऐसा एक्सपोर्ट है, बाहर भेजने वाला सामान है जो सिल्क रोड के रास्ते आजकल भेजा जाता है। कि चाइना से प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्क रोड के रास्ते भेजा जाता है और वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट की चीज़ है। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो। अब वो फिर उसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करें कि कैफे जिसमें वो बैठा हुआ था उसमें एक सिंगल विंडो थी, एक ही खिड़की थी, क्योंकि अंधेरा था तो वो खिड़की के पास बैठा। बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन, राइटर कहता है उसी इकलौती खिड़की के पास मैंने पोजीशन ले ली थी, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, ताकि मैं जो नोटबुक लाया था उसके पेजेस को पढ़ सकूं। आई हैड ऑल्सो ब्रोट अ नॉवल, और मैं अपने साथ एक नॉवल भी लेकर आया था। विद मी टू हेल्प पास द टाइम, अपने साथ ताकि मैं टाइम पास कर सकूं। और ऐसी इन दो चीज़ों को लेकर मैं कैफे में बैठा हुआ था। नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन, नोरबू जब अंदर आया तो उसने मेरी बुक देखी। एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर, और इशारे से ही पूछा, इफ ही कुड सिट अपोजिट मी, कि क्या वो मेरे अपोजिट बैठ सकता है। एट माई रिकेटी टेबल, मेरी जो रिकेटी टेबल थी, रिकेटी मतलब वो जो टूटी फूटी सी टेबल थी उसके अपोजिट मेरे सामने बैठ सकता है, क्योंकि वो भी शायद लाइट में बैठना चाहता था और लाइट वहां पर एक ही खिड़की के पास थी।
फिर उस नोरबू ने पूछा, यू इंग्लिश? ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर किया मतलब क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इंग्लिश हो, इंग्लैंड से हो? आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी, जब वो चाय का ऑर्डर दे चुका था तब उसने नोटिस किया होगा। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने उसे कहा कि हाँ मैं एक इंग्लिश हूँ। एंड वी स्ट्रक अ कन्वर्सेशन, और इस तरीके से हम दोनों में बातचीत स्टार्ट हो गई, हम दोनों बात करने लग गए। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, कि मुझे नहीं लगा वो उन पार्ट से था। उन पार्ट से मतलब वो यहाँ से, तिब्बत से, चाइना से था, मुझे ऐसा नहीं लगा, उसके हुलिये से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड शीटर, क्योंकि उसने एक विंड शीटर पहनी हुई थी। विंड शीटर मतलब एक विंड शीटर टाइप की जैकेट पहनी हुई थी। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो हैं पुलोवर वगैरह पहनते हैं, लेकिन उसने एक विंड शीटर डाली हुई थी। विंड शीटर आपको पता है एक ऐसी जैकेट होती है जिसमें से हवा जो है पास नहीं होती, वो ऐसे किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और मेटल का जिनका जो फ्रेम था वो ऐसे स्पेक्टिकल चश्मे पहने हुए थे ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल के उन्होंने चश्मे पहने हुए थे। ही वॉज अ तिब्बतन, ही टोल्ड मी, लेकिन जब राइटर ने पूछा होगा तो उसने बताया कि वो एक तिब्बतन ही है। बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, लेकिन वो काम कहाँ करता है? वो बीजिंग में, चाइना की जो कैपिटल है वहाँ काम करता है, और चाइनीज अकेडमी है सोशल साइंसेज की, वहाँ पर वो काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इथनिक लिटरेचर, और ये कहाँ पर है ये एकेडमी? ये इथनिक लिटरेचर का कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ है चाइना में। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मैंने सोचा कि शायद वो कोई फिर फील्ड वर्क करने आया, क्योंकि सोशल साइंसेस के लोग भी इस तरह की स्टडी करते हैं। जैसे राइटर आया था यहाँ पर यात्रा करने, तो राइटर ने ये मान लिया कि शायद वो किसी तरह का फील्ड वर्क करने आया है। तो राइटर ने पूछ भी लिया होगा, तो ही सेड, नोरबू ने कहा यस और नो, कि आप कह भी सकते हैं मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, और ना भी कह सकते हैं। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं कोरा करने आया हूँ, कोरा यात्रा करने आया हूँ। अब राइटर ने ये सुना तो क्या हुआ? माई हार्ट जम्प, राइटर कहते हैं मेरा दिल जो है एकदम से कूदने लगा, खुश हो गया कि कोई तो आया। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, नोरबू जो था एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था, एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड, जो एकेडमिक मीन्स किसी बुक में से रिलेटेड वो रिसर्च करने आया होगा, तो वो कोरा के बारे में ही रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, और जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध लिटरेचर है, उसके जो अलग अलग बुक्स हैं, वेरियस वर्क्स हैं, उनमें कोरा यात्रा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में वो रिसर्च कर रहा था। उसी के सिलसिले में वो आया था। फॉर मैनी ईयर्स ही टोल्ड मी, कि वो ये रिसर्च कई सालों से कर रहा है, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद ये यात्रा कभी नहीं की थी, तो इसलिए वो इस यात्रा का एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए आया था। When the time came for me to tell him what brought me to दर्शन, और जब समय आया कि मैं बताऊं कि मैं दर्शन में क्या करने आया हूँ, His eyes lit up, तो उसकी आंखें चमक उठी कि चलो, उसको भी कोई हेल्प चाहिए, उसको भी कोई साथी चाहिए था, कंपेनियन चाहिए था, तो उसकी भी आंखों में चमक आ गई। We could be a team, he said excitedly, उसने एक्साइटेड होकर कहा तो चलो ठीक है, हम एक टीम बना लेते हैं कि हम टीम में काम करेंगे, मीन्स हम इकट्ठा जो है पूरा करेंगे। टू एकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम लाइब्रेरी, और क्या उसने कहा कि देखो हम ऐसे होंगे दो एकेडमिक्स, क्योंकि आपको पता है दोनों ही एकेडमिक्स से रिलेटेड थे। राइटर भी एक ज्योग्राफर था, ज्योग्राफी की बुक्स लिखता था, अपने ट्रैवलॉग्स लिखता था, तो कह रहा हम दोनों एकेडमिक्स हैं, वो भी स्टडी कर रहा था और लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था, जो अपनी लाइब्रेरी से भाग आए हों, तो हम एक अच्छी टीम बनेंगे। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल,
अब राइटर सोच रहा था कि चलो मैं कम से कम पॉजिटिव सोच रहा था, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरी प्लानिंग थी, ये आखिर काम कर रही थी कि कोई तो मुझे कोरा यात्रा करने वाला मिल ही गया था। तो आखिर में मैं जो पॉजिटिव होकर वहां रुका हुआ था उससे फायदा हो गया और कोई ना कोई मुझे कोरा यात्रा करने वाला आदमी मिल गया था। My initial relief was at meeting Norbu, who was also staying in the same guest house, was tempered. कि जो मुझे शुरुआत में नोरबू से मिलकर जो थोड़ी रिलीफ हुई थी, राहत हुई थी, और जो नोरबू उसी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था जिसमें मैं ठहरा हुआ था, was tempered, वो थोड़ी टेम्पर्ड हो गई। टेम्पर्ड मीन्स उसमें थोड़ी बाधा आ गई by the realization that he was almost as well equipped as I was for pilgrimage. जब मुझे ये रियलाइज हुआ, ये पता लगा कि वो भी उतना इल इक्विप्ड था जितना मैं था। इल इक्विप्ड का मतलब इतनी ज्यादा कम जानकारी वाला था, इतना कम साधनों वाला था जितना मैं था फॉर द पिलग्रिमेज के लिए। कि मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ का कोई आदमी मिल जाएगा तो वो शायद मेरी हेल्प कर सकता था, उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा साधन होंगे उसके पास। तो वो थोड़ा सा बाधा आ गई, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि उसको भी ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। He kept telling me, अब क्यों ऐसा लगा, क्योंकि वो बार बार राइटर को बोल रहा था कैसे कि हाउ फैट ही वॉज, कि वो कितना मोटा था, कि बार बार कह रहा था कि अरे कितना वो मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और वो बार बार यही कह रहा था कि ये बड़ी मुश्किल होने वाली है, ये यात्रा जो है इतनी आसान होने वाली नहीं है। वेरी हाई अप, और बार बार क्या कह रहा था, बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ऊंचा है। He kept reminding me, वो मुझे बार बार याद दिला रहा था। So tiresome to walk, कि चलना बहुत ही थकाने वाला होगा। कि वो बार बार जब ऐसी बातें कर रहा था तो मुझे जो राहत मिली थी नोरबू से मिलने पर, वो उसमें थोड़ी सी बाधा आ गई। He wasn't really a practicing Buddhist, कि वो वहाँ तिब्बती था, बौद्ध तो था, लेकिन वो अपने बौद्ध धर्म की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता था। प्रैक्टिस का मतलब उसको बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिस में नहीं अपनाता था, तो बहुत ज्यादा धार्मिक वो नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड, ये पता चला, बट ही हैड एंथुजियाज्म एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन। लेकिन जो एक राहत की बात ये थी कि उसके अंदर एंथुजियाज्म था। एंथुजियाज्म मतलब उसके अंदर जोश था, उसके अंदर उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट थी, एंड ही वाज ऑफ कोर्स अ तिब्बतन। और सबसे बड़ी बात, वो एक तिब्बती था और यहाँ की लैंग्वेज को वो जानता था। तो ये चीजें जो थी ये फिर भी मेरे लिए रिलीफ देने वाली थी। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, कि हालांकि मैंने ये एनविसेज किया था, कल्पना कर रखी थी, मैंने ये पहले ही प्लान कर रखा था, सोच रखा था कि मैं ये जो ट्रैक है, ये जो यात्रा है, पैदल यात्रा है, ये डिवोट फॉलोअर्स की कंपनी में ही करूँगा। डिवोट बिलीवर्स मतलब जो धर्म के बिल्कुल पक्के होंगे, ऐसे लोगों की कंपनी में साथ में ही करूँगा, ये मैंने सोच रखा था। इसलिए नोरबू से मिलने पर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी राहत एक बार मिली, लेकिन उसमें थोड़ी बाधा आई थी ऑन रिफ्लेक्शन। लेकिन फिर भी जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, मैंने इस बारे में थोड़ा और सोचा, आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि शायद नोरबू ही मेरे लिए आइडियल कंपेनियन रहेगा। आइडियल मतलब आदर्श, बिल्कुल सही साथी जो होगा वो मेरे लिए नोरबू ही हो सकता है। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, क्योंकि उसने कहा कि हम कुछ यॉक हायर कर लेते हैं। यॉक मतलब, यॉक होता है कि वहाँ पर बर्फीले एरियाज में यॉक ही सामान ले जाने के लिए, जैसे गधे होते हैं, तो यॉक को ही ले जाया जाता है सामान ढोने के लिए। तो उसने ये खुद ही सजेस्ट किया कि हम कुछ यॉक हायर कर लेंगे, कुछ किराए पर ले लेंगे सामान उठाने के लिए, विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन, कि जिसको कि मैंने इंटरप्रेट किया, मीन्स जिसको कि मैंने एक माना कि एक अच्छा साइन था, एक अच्छा चिन्ह था कि चलो, क्योंकि एक डिवाउट फॉलोवर होता कि तो शायद वो इस तरह की बातें नहीं करता और मुझे अपना सामान खुद ही ढोना पड़ता, तो वो मेरी तरह था। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ
prostrating himself all round the mountain. और एक और जो चीज़ पॉजिटिव थी नोटबुक में वो ये थी कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था कि वो प्रोस्ट्रेट करके उस माउंटेन के चारों तरफ या माउंटेन को पार प्रोस्ट्रेट करके करेगा। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि कुछ डिवोट बिलीवर्स जो होते हैं किसी भी रिलीजन में, तो वो किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो लेटते हुए जाते हैं, एक बार लेटेंगे फिर उठेंगे, फिर अगला जो रास्ता होगा फिर वो लेट के करेंगे। तो इस तरीके से उसका प्रोस्ट्रेट करने का कोई इरादा नहीं था, ये भी एक अच्छी बात थी। और उसने लगेज को ढोने के लिए भी या फायर करने का सजेशन दिया, ये दोनों चीजें मुझे पसंद आई। नॉट पॉसिबल ही क्राइड, वो चिल्लाया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम प्रोस्ट्रेट करके जाओगे, तो चिल्लाकर बोला पॉसिबल ही नहीं है। Collapsing across the table in hysterical laughter, अपनी टेबल पर वो हिस्टीरिकल लाफ्टर में पागलों की तरह हंसता हुआ लोटपोट होता हुआ बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, इट वॉजंट हिज स्टाइल, कि ये उसका स्टाइल नहीं है, ये उसने बताया। एंड हिज टमी वॉज टू वीक, और एक और बात थी कि उसका जो टमी था वो इतना बड़ा था, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लेट के कभी जा नहीं सकता था। तो इस तरीके से जो जर्नी है बेटे राइटर की, वो यहीं पर दर्शन में, उसके बाद कोरा से पहले की जो यात्रा है आपके चैप्टर में इतनी थी। उसके बाद जो है राइटर कोरा पर जाता है, वो जो जर्नी है वो पूरी ये जो बुक है सिल्क रोड उसमें दी गई है। आपका चैप्टर जो है यहीं पर एंड होता है। अब कुछ क्वेश्चंस जो एंड में दिए हुए हैं वो देख लेते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के आपको रीजन बताने हैं। तो ये स्टेटमेंट है, और इन जो लास्ट में जो सेकंड पार्ट है इसमें कमेंट करना है कि जैसे द पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, तो आपको बताना है कि इसका रीजन क्या था। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करने हैं आंसर करने के लिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। So students, bye bye. This is all in this chapter.